अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वीज़ा से जुड़े हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कठोर करते जा रहे हैं। और तर्क क्या दिया जा रहा है? भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई जो बाहरी व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में काम करने के लिए आ रहे हैं वे अमेरिका वालों की जॉब खा रहे हैं। इसके चलते लगातार अमेरिका वीज़ा पर प्रतिबंध बढ़ाता जा रहा है ना। उसी संबंध में अभी और जो है कुछ प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं उन्होंने। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। टाइटल है हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। हर्ट हिटिंग वेयर इट हर्ट्स, इसका मतलब है उस जगह पे चोट करना जहां दुखता है ना, उसी जगह चोट पहुंचाना जहां आपको दर्द होता है। तो पहले से ही काफ़ी सारे लोग जो कि अमेरिका में काम करते हैं वीज़ा पर है ना, वे पहले से ही परेशान है, उनको और ज़्यादा चोटिल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा है ना। हिटिंग वेयर इट हर्ट्स एज द यूएस इलेक्शन नियर्स। जैसा कि हमें पता है कि भाई यूएस इलेक्शन जो है मतलब बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। वर्क वीज़ास है ना, वर्क वीज़ा मतलब अमेरिका में काम करना चाहते हो, आप अमेरिका में वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए जो वीज़ा अप्लाई करते हो ना, वर्क वीज़ास हैव बिकम पॉलिसी टारगेट। तो ये जो वर्क वीज़ा जो है ना, इसको अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का निशाना बना लिया है ना। पॉलिसी टारगेट मतलब कि भाई अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ का मुख्य निशाना जो है वो वर्क वीज़ा बन चुका है ना। फॉर द वाइट हाउस है ना, यहाँ वाइट हाउस से मतलब है अमेरिका के लिए ना, फॉर द वाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के लिए, कि भाई अमेरिका ने जो है वर्क वीज़ा को एक प्रमुख पॉलिसी टारगेट बना लिया है। आगे देखते हैं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज वंस अगेन है ना, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बार फिर, वंस अगेन एक बार फिर, टाइटन का मतलब है और ज़्यादा सख्त कर देना। द स्क्रू, टाइटन द स्क्रू का मतलब क्या होता है ना, स्क्रू बोलते हैं ना कि भाई स्क्रू टाइट कर दिए, मतलब नट बोल्ट जो है टाइट कर दिए, मतलब प्रतिबंधों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है ना, कानूनों को और ज़्यादा सख्त कर दिया। ऑन द कंट्रीज इमिग्रेशन सिस्टम, इमिग्रेशन यानी प्रवासी है ना, कि भाई अमेरिका का जो प्रवासी सिस्टम है, यानी कि जिस सिस्टम के तहत लोगों को अमेरिका में काम करने के लिए वीज़ा दिया जाता है, उस सिस्टम को और ज़्यादा सख्त डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कर दिया है। और इस तरह से किया है, इन अ मैनर, इस तरीके से किया है, दैट इज़ लाइकली टू, लाइकली का मतलब है कि भाई ऐसा होने की संभावना है कि भाई इमिग्रेशन सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने टाइट कर दिया है। तो अब और इस तरह से किया गया है वो सिस्टम टाइट कि अब ऐसा होने की संभावना है टू डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज, कि भाई अब जो है ऐसा होने की संभावना है कि इन नए जो सख्त नियम इमिग्रेशन क्षेत्र में अपनाए गए हैं उनसे सीधा प्रभाव पड़ेगा किन पर? भारतीय कंपनियों पर। कॉन्ट्रैक्टिंग विथ अमेरिकन फर्म्स, कि ऐसी भारतीय कंपनियां, कि ऐसी भारतीय कंपनियां जिनका कि अमेरिकी कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ऑन साइट वर्क। ऑन साइट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर स्थान जहां पर लोग काम करते हैं है ना। तो ऐसे जो कई सारी जगह हैं है ना, कि वही जही जहां पर अमेरिका और भारत की कंपनीज मिलके काम करती हैं, तो उन भारतीय कंपनियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इन नई नीतियों से है ना। आगे देखते हैं। दिस वीक, इस सप्ताह में क्या देखने को मिला? द स्टेट डिपार्टमेंट प्रोपोज्ड है ना, स्टेट डिपार्टमेंट है ना, अमेरिका का वो डिपार्टमेंट जो कि वीज़ा से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित करता है। तो इस सप्ताह क्या हुआ? स्टेट डिपार्टमेंट प्रोपोज्ड यानी प्रस्तावित करना, टू स्टॉप इशूइंग टेम्परेरी और B1 बिजनेस वीजास रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशंस नॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर। फॉल अंडर का मतलब होता है इस कैटेगरी के अंतर्गत आना है ना, फॉलिंग अंडर द H1B स्पेशलिटी और स्किल्ड वीजा कैटेगरी। इस वीक क्या हुआ? दिस वीक द स्टेट डिपार्टमेंट, तो इस वीक हमें क्या देखने को मिला कि भाई अमेरिका का जो वीज़ा से संबंधित डिपार्टमेंट है उसने प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव दिया है? कि भाई रोक दिया जाए, टू स्टॉप, किस चीज़ को रोक दिया जाए? इशू करना, इशू मतलब जारी करना। टेम्परेरी, कि भाई ये जो टेम्परेरी, या आप कह सकते हो कि ये जो B1 बिजनेस वीजा जारी किए जाते हैं ना, जो कि संबंधित हैं रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, नॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉलिंग अंडर। फॉलिंग अंडर का मतलब है इसके तहत है ना, जो इस कैटेगरी में आते हैं। द H1B स्पेशलिटी, H1B स्पेशलिटी और स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी, यानी कि H1B वीज़ा कैटेगरी है ना, स्पेशलिटी मतलब एक तरीके से किसी क्षेत्र में अगर आप विशिष्ट वर्कर हो है ना, तो आपको H1B वीज़ा प्रदान किया जाता है ना। किसी क्षेत्र में आप मतलब कोई स्किल आपको आती है, किसी कला में आप निपुण हो, तो उस क्षेत्र में जो वीज़ा दिया जाता है ना उसे कहा जाता है H1B वीज़ा है ना। इसी कैटेगरी में आता है B1 बिजनेस वीज़ा है ना। तो इस वीज़ा को रोक देने की बात
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित की है। आगे देखते हैं। द आर्ग्यूमेंट इज दैट, भाई अमेरिका के द्वारा या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा तर्क ये दिया गया है दैट अंडर द गाइस का मतलब क्या होता है, मतलब के आवरण में। जैसे मैं बोलूं कि भाई उसने मुझे इस मतलब इस भेष में धोखा दिया है ना। अंडर द गाइस ऑफ का मतलब होता है कि इस मतलब छिपे हुए है ना, छिपे रूप में। अंडर द गाइस ऑफ द बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ पर्सनल। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि बिजनेस रिलेटेड कर्मचारियों की आड़ में है ना। अंडर द गाइस ऑफ का मतलब हो गया की आड़ में है ना, कि मतलब के रूप में, के भेष में छिपके। बिजनेस रिलेटेड एंट्री ऑफ पर्सनल का मतलब है कर्मचारी। कंपनीज वर सेंडिंग, कि विभिन्न जो कंपनीज है ना जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं, वो क्या कर रही थी, भेज रही थी। कंपनीज वर सेंडिंग देयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, यानी कि जो ऐसे प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है जो किसी व्यवसाय का विशेषज्ञ है ना, जो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं हम प्रोफेशनल। टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल फॉर शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए, स्टे मतलब रुकने के लिए, टू वर्क ऑन यूएस जॉब्स। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिजनेस रिलेटेड वीजा की ओट में, बिजनेस रिलेटेड वीजा की आड़ में विभिन्न कंपनीज जो है अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को छोटी अवधि के लिए अमेरिका में काम करने के लिए भेज रही थी, है ना, अमेरिका में रुकने के लिए, अमेरिका में काम करने के लिए भेज रही थी। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। अमेरिका ने यह तर्क दिया है कि भाई जो विभिन्न कंपनीज है ना, वे क्या कर रही थी कि इस बिजनेस रिलेटेड वीजा की ओट में है ना, इस भेष में जो है विभिन्न कंपनीज क्या कर रही थी, अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को छोटी अवधि के लिए है ना भेज रही थी काम करने के लिए ना, ऑन यूएस जॉब्स, है ना, अमेरिका की जॉब्स में। पोटेंशियली, संभावित रूप से, तो देखो क्या कर रही थी, विभिन्न कंपनी अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल को अमेरिका में भेज रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, पोटेंशियली संभावित रूप से अंडरकटिंग का मतलब है कमी आ रही थी। द वेजेस का मतलब है एक तरीके से मजदूरी, है ना, तनख्वाह, वेतन। एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूएस वर्कर्स, है ना। तो पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से ऐसा हो रहा था कि भाई जो वेतन है ना, उस वेतन में कमी आ रही थी। एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, रोजगार की संभावना, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ यूएस वर्कर्स, कि भाई अमेरिका के जो वर्कर्स हैं है ना, उनके रोजगार में कमी आ रही थी, है ना। इसके अलावा वेतन में गिरावट आ रही थी। क्यों? क्योंकि अन्य कंपनीज बिजनेस रिलेटेड एंट्री के नाम पर अपने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में भेज रही थी, जिसके माध्यम से अमेरिका की जॉब्स, अमेरिकी वासी जो है ना, उनकी जॉब्स में कमी आ रही थी, वेतन में कमी आ रही थी, है ना, और अमेरिकी वर्कर्स को भी जो है जॉब मिलने में कमी आ रही थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई उनके अमेरिकी वासी जो है उनके रोजगार में कमी आ रही थी। आगे देखते हैं। द प्रोपोज्ड, संभावित, है ना, द प्रोपोज्ड प्रस्तावित, है ना, प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित। द प्रोपोज्ड पॉलिसी एक्शन, कि भाई ये जो नया पॉलिसी जो लेके आई है ना अमेरिका, है ना, कि भाई नई जो पॉलिसी अमेरिका लेके आई है, द प्रोपोज्ड पॉलिसी एक्शन जस्ट अहेड ऑफ का मतलब है के पूर्व, के पहले, द नवंबर 3 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि भाई 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, इसके जस्ट पहले अमेरिका ये जो प्रस्तावित नीति लेके आई है वीजा से संबंधित, इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो पॉलिसी एक्शन है ना, ये जो नीति है, इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है। किस बात के लिए? फॉर फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, क्लोजली ऑन द हील्स। देखो क्लोज ऑन द हील का मतलब होता है इमीडिएटली बिहाइंड, है ना, समथिंग, इमीडिएटली बिहाइंड समथिंग, फॉलोइंग क्लोजली ऑन द हील्स ऑफ अदर, कि भाई अमेरिका जो है पहले भी वीजा से संबंधित पॉलिसी लेके आया है और अब ये जो पॉलिसी है उन्हीं पॉलिसीज का अनुसरण करती है। यानी कि अमेरिका ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि वीजा पे कई प्रतिबंध लगाए थे, उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, क्लोजली ऑन द हील्स का मतलब तुरंत बाद में अमेरिका ये नई नीति लेके आया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? कि भाई अमेरिका पहले भी इस तरह की नीति लेके आया था। सिमिलर मूव्स, इसी तरह के कदम अमेरिका ने पहले उठाए थे टू टाइटन रेस्ट्रिक्शंस, की प्रतिबंधों को टाइट करने के लिए, टाइटन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स, कि भाई जो विदेशी राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी एंट्री को अमेरिका में प्रतिबंधित करने के लिए, उनकी एंट्री को अमेरिका में प्रतिबंध करने के लिए अमेरिका पहले भी जो है अपनी पॉलिसीज लेके आया था। तो बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी अमेरिका अब लेके आया है ना, क्लोजली ऑन द हील्स का मतलब इमीडिएटली बिहाइंड, इंक्लूडिंग raising the minimum salaries payable to those applying for H-1B visas and to stop the issuance of such visas entirely until December
2020। तो अमेरिका ने ये जो प्रतिबंध लगाए थे, है ना, इन प्रतिबंधों में क्या क्या प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने? इंक्लूडिंग रेजिंग द मिनिमम सैलरीज पेएबल टू दोज अप्लाइंग फॉर H1B वीजा, है ना। रेज का मतलब है उठाते हुए, है ना, द मिनिमम सैलरीज पेएबल टू दोज अप्लाइंग फॉर H1B वीजा, है ना, कि भाई H1B वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी मिनिमम जो सैलरी है ना, उनको जो मिनिमम सैलरी जो पे की जाती है ना, उसको उठाते हुए, है ना, एंड टू स्टॉप द इशुएंस ऑफ सच वीज़ास, और इस तरह के जो वीज़ा जारी किए जाते हैं ना उनको रोकने के लिए, कंप्लीटली रोकने के लिए, कब तक रोक दिया जाए उन वीज़ा को? अंटिल December 31, 2020, कि भाई इस तरह के जो वीज़ा दिए जाते हैं इनको 31 दिसंबर 2020 तक रोक दिया जाए, यानी कि फॉरेन नेशनल को 31 दिसंबर 2020 तक H1B वीज़ा जो कि कुशल कामगारों को जारी किए जाते हैं उन्हें जारी न किया जाए ना। इस तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे। आगे देखते हैं। टेकन टुगेदर, कि भाई अमेरिका ने ये जो सारे कदम उठाए हैं इनको आप अगर एक साथ कंसीडर करो, कंसीडर करने का मतलब होता है विचार करना, कि ये जो अमेरिका ने स्टेप्स उठाए हैं ना, कि वीज़ा पे जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं कई सारे, इन सभी कदमों को अगर हम एक साथ विचार करें, है ना, इट वुड बी रीजनेबल, तो ये वाजिब होगा। रीजनेबल मतलब होता है वाजिब होना, लॉजिकल होना, तो इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, है ना, कि यह उम्मीद करना बिल्कुल वाजिब होगा। क्या उम्मीद करना? अ पेनफुल इकोनॉमिक फॉल आउट, अब पेनफुल का मतलब है दर्द भरा, दर्द भरी, इकोनॉमिक आर्थिक, फॉल आउट का मतलब है गिरावट, ऑन लीगल स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि भाई कानूनी क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति हैं, कानूनी क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति हैं जो कि वीज़ा पर अमेरिका में काम करने जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। ये मतलब हुआ इसका। इट वुड बी रीजनेबल, है ना, कि भाई इन सारे, अगर ये जो अमेरिका ने कदम उठाए हैं इन सारे कदमों को अगर हम कंसीडर करें, इन सारे कदमों पर अगर हम विचार करें, तो इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, तो ये उम्मीद करना जो है बहुत ही वाजिब होगा कि बहुत ही दर्द भरा इकोनॉमिक फॉल आउट, है ना, कि भाई आर्थिक जो है एक तरीके से कमी या आर्थिक गिरावट हमें देखने को मिलेगी ऑन लीगल स्किल, ऐसे लोग जो कि कानूनी क्षेत्र में निपुण है, लीगल स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, है ना, कि भाई कानूनी क्षेत्र में निपुण व्यक्ति जो कि माइग्रेशन के माध्यम से अमेरिका जाते हैं उन लोगों में कमी आएगी, है ना, तो उनको जो है आर्थिक दर्द झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द एनालिस्ट, एनालिस्ट का मतलब है विश्लेषक, कि भाई अमेरिका ने ये जो नीतियां अपनाई हैं इन नीतियों का विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं वे ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब है भविष्य के बारे में कुछ कहना, तो विश्लेषकों का कहना है दैट मिस्टर ट्रम्प्स जून 2022, है ना, मिस्टर ट्रम्प्स जून 22 2020 बैन ऑन न्यू H1B वीज़ा, कि भाई मिस्टर ट्रंप ने जून 22 2020 को जो प्रतिबंध, बैन का मतलब है प्रतिबंध, जो प्रतिबंध H1B वीज़ा पे लगाया था, इज वीज़ा इशुएंस, है ना, कि भाई H1B वीज़ा इशुएंस का मतलब है H1B वीज़ा के जारी करने को लेकर जो प्रतिबंध 22 जून 2020 को अमेरिका द्वारा लगाया गया था, वह प्रतिबंध कुड इम्पैक्ट, वह प्रतिबंध प्रभावित कर सकता है ना, कुड यहाँ पे आया फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, कि भाई ये जो H1B वीज़ा पर प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा 22 जून 2020 को लगाया गया, ये प्रतिबंध विश्लेषकों का कहना है कि ये प्रतिबंध जो है अप टू 2,19,000 वर्कर्स, की ये प्रतिबंध जो है 2,19,000 कार्यकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है ना, कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। हु वुड बी अनेबल, है ना, कि ये 2,19,000 जो लोग हैं, हु वुड बी अनेबल, ये इस योग्य नहीं हो पाएंगे टू टेक अप पोटेंशियल जॉब, है ना, टेकअप का मतलब है लेना, टू टेकअप पोटेंशियल जॉब्स, पोटेंशियल जॉब का मतलब है संभावित नौकरियां इन द यूएस, कि भाई अगर अमेरिका ने 22 जून 2020 को जो प्रतिबंध H1B वीज़ा पे लगाया, अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो इस बात की संभावना बनती थी कि 2,19,000 लोग अमेरिका में जो है काम कर रहे होते हैं ना, बाहरी देशों से, है ना, तो वे इस मतलब विश्लेषकों का कहना है कि भाई इन प्रतिबंधों के चलते 2,19,000 कामकर्ता जो हैं ये प्रभावित हो सकते हैं और ये अनेबल होंगे कि वे अमेरिका में संभावित जॉब को प्राप्त कर पाए, है ना, कि अगर ये प्रतिबंध नहीं लगा होता ना तो इन लोगों को शायद जॉब मिल सकती थी, है ना, इस बात का पोटेंशियल था। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना होना, है ना, कि भाई आप में पोटेंशियल है, आप IAS की एग्जाम क्रैक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो वो होता है पोटेंशियल जॉब्स का मतलब, है ना, संभावित जॉब। आगे देखते हैं। टू डेट, आज तक की डेट की अगर हम बात करें ना, अगर टिल डेट, है ना,
देयर हैज़ बीन नो रिटेलिएटरी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया। तो देखो, अमेरिका ने वीज़ा को लेकर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए हैं ना, और उन प्रतिबंधों का सीधा सीधा प्रभाव भारतीय माइग्रेशन के, भारतीय लोग जो कि माइग्रेशन के तहत अमेरिका में काम करते हैं, उन पर जो है पड़ेगा प्रभाव। लेकिन भारत ने अब तक देयर हैज़ बीन नो रिटेलिएटरी। देखो, रिटेलिएटरी पॉलिसी क्या होती है? ऐसी नीति जो कि प्रतिशोधात्मक हो, यानी कि आपने मेरे ऊपर टैक्स लगाया तो मैं भी आपके ऊपर टैक्स लगाऊं, तो इसे बोलेंगे रिटेलिएटरी एक्शन, है ना, प्रतिशोधात्मक एक्शन, है ना, प्रतिशोधात्मक कदम। तो है ना, मतलब टिल डेट, मतलब टू डेट का मतलब है अभी तक भारत ने अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह का रिटेलिएटरी पॉलिसी नहीं अपनाई है ना, किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक नीति नहीं अपनाई है। यानी कि भारत ने ऐसा नहीं किया है कि अमेरिका ने वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत ने भी अमेरिका के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया, और ऐसा कुछ भारत ने अभी तक नहीं किया है। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत ने किया है वो ये परहैप्स शायद डिप्लोमेटिक पार्लेस। देखो, पार्ले का मतलब होता है परस्पर बातचीत करना, कि अगर किसी मुद्दे को लेकर जो है, अगर आप में कन्फ्यूजन है या किसी मुद्दे के ऊपर बहस चल रही है ना, तो उसके ऊपर बातचीत करना है ना, बातचीत के माध्यम से उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, तो उसे कहा जाता है पार्ले का मतलब है डिस्कशन करना, कि भाई डिस्कशन किए जाए और डिस्कशन के माध्यम से कि ना किसी आर्ग्यूमेंट का समाधान निकाला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत ने किया है वह कूटनीतिक बातचीत करने की कोशिश की है भारत ने। वेयर साउथ ब्लॉक वो बिल्डिंग है जहां पर हमारा विदेश मंत्रालय स्थित है ना। वेयर साउथ ब्लॉक हैज सॉट, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा भारत ने कूटनीतिक स्तर पे बातचीत करने की कोशिश की है, जहां हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने इस बात को चाहा है ना, सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, सॉट इसका मतलब है चाहना। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात पे जोर देना चाहा है, एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना, दैट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कि भाई जो तकनीकी और इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करना, उसे बोला जाता है इनोवेशन, है ना, कि है ना, टू एम्फेसाइज दैट टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन वाया मतलब के माध्यम से, द ट्रेड इन सर्विसेज रिमेन अ की पिलर ऑफ द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड हाई स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द यूएस। वाओ, कितनी लंबी लाइन चली गई। हेल्प ब्रिज द स्किल गैप देयर, अभी तो चल रहा है, इम्पार्टिंग अ टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एज। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही आसान है, आराम से टुकड़े टुकड़े में समझें इसे। यहां से लेके वाक्य चल रहा है हमारा और यहां तक चल रहा है ना। तो देखो, अभी तक तो इसकी मैं पूरी हिंदी बता देता हूँ, है ना, एक बार, है ना, सारे ऐसे कोई कठिन शब्द तो है नहीं इसमें, है ना। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, स्ट्रेटेजिक का मतलब हो गया रणनीतिक, पार्टनरशिप का मतलब हो गया साझेदारी, हाईली स्किल्ड का मतलब हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किल से परिपूर्ण है ना। इंडियन प्रोफेशनल का मतलब हो गया भारतीय व्यवसाय करने वाले लोग, वर्किंग इन द यूएस जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं, है ना। हेल्प ब्रिज, ब्रिज का मतलब है, हेल्प ब्रिज, ब्रिज का मतलब है यहाँ पे पाटना, है ना भाई, जैसे जो गैप है ना उस गैप को भर देना, है ना, उसको बोला जाता है ब्रिज द स्किल गैप देयर, है ना। स्किल गैप का मतलब है कि भाई जो अमेरिका में जिस स्किल की कमी है ना, उस स्किल को भारतीय लोगों के द्वारा पूरा किया जा रहा है ना। इम्पार्टिंग, है ना, इम्पार्ट का मतलब है योगदान देना, है ना। अ टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एज का मतलब है यहाँ पे धार, है ना। टू डेट, टिल डेट का, है ना। अब देखो, इस पूरी लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। टू डेट का मतलब है टिल डेट, है ना। देयर हैज बीन नो रिटेलिएटरी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया, कि अभी तक ठीक है अमेरिका ने जो है अपनी पॉलिसी अपनाई वीजा को लेकर, लेकिन भारत ने किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक नीति अमेरिका के खिलाफ नहीं अपनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत ने किया है वो ये कि भारत ने जो साउथ ब्लॉक है, यानी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने की कोशिश की है, और भारत ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि भाई जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, कि भाई जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो व्यापार किया जाता है ना, यानी कि भारत की सर्विस जो है दी जाती है अमेरिका को, अमेरिका की सर्विस भारत में ली जाती है ना, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या सर्विस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, यह एक मुख्य स्तंभ है, अ की पिलर ऑफ द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी जो है, इस द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है सर्विसेज प्रदान की जाती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई आपस में, ना। एंड हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल, और ऐसे इंडियन प्रोफेशनल, ऐसे भारतीय व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपने क्षेत्र में, ना। हाईली स्किल्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, हेल्प
ब्रिज द स्किल गैप देयर। वे अमेरिका में, जैसे मानो कि अमेरिका में किसी स्किल की कमी है, उस है ना उस स्किल गैप को भरने की कोशिश करते हैं। कौन? भारत के वे लोग जो कि हाईली स्किल्ड हैं, है ना। और इस प्रकार के जो भारत के जो लोग हैं ना, जो कि हाईली स्किल्ड हैं और अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं और अमेरिका में जिस स्किल की कमी है उस स्किल को पूरा कर रहे हैं, तो भारत के लोग जो है योगदान दे रहे हैं इम्पार्टिंग अ टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एज, कि भारत के लोग जो है अमेरिका में टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धात्मक धार। एज का मतलब हो गया धार, कि वे एक तरीके से प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में जिस स्किल की कमी है उस स्किल की भरपाई भारत के लोगों द्वारा की जा रही है। और इस तरह से ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना सर्विसेज का, ये सर्विसेज का आदान प्रदान जो है एक मजबूत स्तंभ है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप के बीच में, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो भारत ने अभी तक कोई रिटेलिटरी रिएक्शन नहीं लिया है, सिर्फ भारत ने जो है एक तरीके से कूटनीतिक रूप से बातचीत करने की कोशिश की और भारत ने जोर दिया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ये जो लगातार वीज़ा पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है ना, ये गलत है, क्योंकि भाई ये जो सर्विसेज का आदान प्रदान है अमेरिका और भारत के बीच में, ये हमारी पार्टनरशिप का एक मजबूत स्तंभ है। आगे देखते हैं कि इन द बैकड्रॉप ऑफ, है ना, इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, ऑफ द स्टडी क्लैंप डाउन, स्टडी का मतलब है लगातार धीरे धीरे, है ना, क्लैंप डाउन का मतलब है शिकंजा कस देना, है ना, ऑन वीजा इशुएंस, है ना, ऑन वीजा इशुएंस, है ना, इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टडी क्लैंप डाउन। इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ना, स्टडी यानी लगातार, क्लैंप डाउन का मतलब है शिकंजा कसना, ऑन वीजा इशुएंस, कि भाई जो वीजा का जारी करना है, अमेरिका के द्वारा जो वीजा जारी करना है, इस पर लगातार शिकंजा अमेरिका कसता जा रहा है, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, है ना, इज मिस्टर ट्रम्प्स रेटोरिक, है ना। मिस्टर ट्रम्प, रेटोरिक का मतलब होता है नेताओं के द्वारा जो ऊंचे ऊंचे बोल बोले जाते हैं ना, कि नेता जो भाषणबाजी करते हैं ना, उस भाषणबाजी को कहा जाता है रेटोरिक, है ना। कि भाई इस पृष्ठभूमि में, कि भाई ये जो लगातार अमेरिका जो है शिकंजा कसता जा रहा है वीज़ा को लेकर, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भाषणबाजी की है ना, ऑन प्रोटेक्टिंग यूएस जॉब्स, कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या कहना है कि भाई हम अमेरिका की जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट यानी बचाना, है ना, संरक्षण करना, फ्रॉम फॉरनर्स, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भाषणबाजी की है, उस भाषणबाजी में उन्होंने कहा है कि भाई हम विदेशियों से अमेरिका की जॉब्स की रक्षा कर रहे हैं, स्पेशली इन केसेस, खास करके उन केसेस में वेयर लोअर वेजेस ड्राइव सब्सटीट्यूशन, ड्राइव का मतलब है चलाना, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? देखो ये अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि जैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत अगर बढ़ गई, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापित कर देना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। सब इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उसी तरह का कम कीमत का दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं, इसे कहा जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, है ना। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहिए, स्पेशली इन केसेस वेयर लोअर वेजेस ड्राइव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो देखो लोअर वेज, वेज का मतलब हो गया तनख्वाह। देखो क्या हुआ कि अगर मजदूर हैं, उनकी तनख्वाह कम है, उनका वेतन कम है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी तनख्वाह भी कम होगी। अब आपने क्या किया कि जो माइग्रेशन वाले लोग हैं उनको आपने अमेरिका से बाहर निकाल दिया। अब अमेरिका में जो लोग हैं वे ज़्यादा तनख्वाह मांग रहे हैं, तो अगर वे ज़्यादा तनख्वाह मांग रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। जब उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो व्यक्ति जो है उस प्रोडक्ट को न खरीद के उसी जैसा दूसरा प्रोडक्ट जिसकी कीमत कम है उसे खरीदेंगे। तो देखो मतलब किस तरह से जो है चारों तरफ प्रभाव पड़ेगा ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाषणबाजी तो कर दी अपनी, उन्होंने कहा कि हम जो है फॉरेनर्स से जो है हम अमेरिकी जॉब्स की रक्षा करना चाहते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां कम वेतन के माध्यम से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वह प्रभावित होता है ना, वो चलता है। आगे देखते हैं, द प्रेशर ऑन द व्हाइट हाउस टू इंक्रीज, कि भाई जो व्हाइट हाउस है ना, कि जो व्हाइट हाउस है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है, द प्रेशर ऑन द व्हाइट हाउस टू इंक्रीज द कैडेंस ऑफ द ड्रम बीट फॉर दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हैज रिजन। देखो राइज, रोज, रिजन, क्या मतलब होता है? राइज का मतलब बढ़ जाना, है ना, तो रिजन का मतलब है बढ़ चुका है। कि भाई अमेरिका पे इस बात का दबाव बढ़ चुका है कि इंक्रीज का मतलब है अमेरिका पर किस चीज को बढ़ाने का दबाव बढ़ चुका है। देखो कैडेंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, है ना, कैडेंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे संगीत में उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनको कहा जाता है कैडेंस। ड्रम बीट का मतलब क्या होता है
कि भाई ये जो ड्रम को पीटते हो ना आप, है ना, कोई ड्रम है उसको बजाया जाता है ना, कैडेंस ऑफ द ड्रम बीट। अब इस कैडेंस ऑफ द ड्रम बीट को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है कि बार बार प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद, है ना, संरक्षणवाद का मतलब है कि प्रोटेक्ट करना अपने, कि भाई अमेरिका जो बार बार अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है ना, कि बार बार अमेरिका इस सुर को अलाप रहा है ना, ड्रम बीट का मतलब है कि बार बार इस ढोल को पीट रहा है अमेरिका, है ना। ये उतार चढ़ाव अमेरिका की पॉलिसीज में हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रोटेक्शनिज्म से संबंधित है ना। प्रोटेक्शनिज्म, है ना, संरक्षणवाद को लेकर अमेरिका पर इस बात का दबाव है ना, ये बढ़ चुका है, ये दबाव बढ़ चुका है अमेरिका पे कि अमेरिका जो है अमेरिकी वासियों की जॉब्स की रक्षा करे, है ना। ओइंग टू, के चलते, ओइंग टू का मतलब होता है के चलते, के परिणाम स्वरूप, के कारण। ओइंग टू द पेंडेमिक्स जॉब किलिंग इफेक्ट, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यहाँ पेंडेमिक का मतलब है कोरोना वायरस। जॉब किलिंग इफेक्ट, जॉब किलिंग इफेक्ट का मतलब है ऐसा प्रभाव जो कि नौकरियों को कम कर देता है, यानी कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में नौकरियों में कमी आई है। इसके कारण प्रोटेक्शनिज्म अपनाने का दबाव अमेरिका के ऊपर बढ़ गया है। हैज रीजन का मतलब है बढ़ चुका है। यूएस जॉबलेसनेस, जॉबलेसनेस का मतलब क्या है? जॉबलेसनेस का मतलब है एक तरीके से बेरोजगारी, है ना, लोगों का जो लोगों की नौकरियां चले जाना, उसको कहते हैं जॉबलेसनेस, है ना। स्पाइक का मतलब है उछाल आना, बढ़ोतरी होना, है ना, इंक्रीज होना। जो स्पाइक टू एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, है ना, जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। 14.7% इन अप्रैल 22, कि अमेरिका में जॉबलेसनेस की जो स्थिति है उसमें हमें इजाफा देखने को मिला, और बड़ा गजब का इजाफा देखने को मिला, बड़ा अभूतपूर्व इजाफा देखने को मिला कि अमेरिका में जॉबलेसनेस की जो स्थिति है उसमें 14.7% की वृद्धि हमें अप्रैल 2020 में देखने को मिली, है ना। वाइल, जबकि इट हैज ड्रॉप्ड ऑफ, ड्रॉप्ड ऑफ का मतलब है कमी आना, सिंस देन, हालांकि बेरोजगारी अप्रैल में जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना, अमेरिका में जो नौकरियां लोगों की बहुत ज्यादा चली गई, है ना, 14.7% तक वृद्धि हमें देखने को मिली जॉबलेसनेस में, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है लोगों को नौकरियां मिलने लगी, थोड़ी कमी आई इसमें, है ना, ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन, वाइल इट हैज ड्रॉप्ड ऑफ सिंस देन। लेकिन अप्रैल से अब तक की अगर हम बात करें तो जॉबलेसनेस के परसेंटेज में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी द कंट्री हैज एंटर्ड द फाइनल फेजेस, फेज का मतलब यहाँ पे चरण, ऑफ इलेक्टोरल कैंपेनिंग, कि कंट्री हैज एंटर्ड, कि भाई अमेरिका जो है अब प्रवेश कर गया है, किस चीज में प्रवेश कर गया है? द फाइनल फेज ऑफ इलेक्टोरल कैंपेनिंग, चुनावी अभियान में, है ना, कि भाई ये जो राष्ट्रपति का चुनाव, कैंपेन का मतलब है अभियान, कि अमेरिका में राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनावी अभियान चल रहे हैं उसके फाइनल फेज में अब अमेरिका प्रवेश कर गया है ना। तो अब ये जो कैंपेनिंग है, इस कैंपेनिंग में हमें क्या देखने को मिला है? विच हैज सीन, कि इस कैंपेनिंग ने देखा है, इस कैंपेनिंग के दौरान हमें देखने को मिला है क्या? शार्प अटैक्स, मतलब जबरदस्त अटैक, शार्प का मतलब है तीखा अटैक, जबरदस्त अटैक, बाय डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडेन। चैलेंजर का मतलब यहाँ पे प्रतिद्वंद्वी, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिद्वंद्वी हैं जो बाइडेन, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उनमें इन दो लीडर्स में टक्कर है, किन किन में? डोनाल्ड ट्रंप में और जो बाइडेन में, है ना। तो जो बाइडेन जो है उन्होंने बड़े जबरदस्त अटैक डोनाल्ड ट्रंप पे किए हैं, किस बात को लेके? ऑन मिस्टर ट्रंप्स अलीज्ड फेल्यूर, अलीज्ड का मतलब है कथित, है ना, कल कथित, है ना, तथा कथित, कथित फेल्यूर टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कि भाई जो बाइडेन का कहना है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वे असफल रहे हैं अमेरिका में आर्थिक संकट को कम करने में, कि पेंडेमिक के चलते अमेरिका को जो आर्थिक संकट झेलना पड़ा है उस आर्थिक संकट से अमेरिका को उबारने में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप नाकामयाब रहे हैं, ये कहना है मिस्टर जो बाइडेन का, है ना। ये अलीज क्यों, मतलब ऐसा उन्होंने कहा है ना, कि भाई ये सत्य है या नहीं है ये बात हमें पता नहीं है, लेकिन मिस्टर ट्रंप के ऊपर जो बाइडेन ने इस प्रकार का आरोप लगाया है कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है फेल रहे हैं, वे कम नहीं कर पाए हैं, किस चीज को कम नहीं कर पाए? इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि अमेरिका को पेंडेमिक के चलते जिस आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा है उस आर्थिक संकट को डोनाल्ड ट्रंप कम नहीं कर पाए हैं। आगे देखते हैं। When considered alongside, alongside का मतलब होता है के साथ में, consider का मतलब होता है विचार करना। When considered alongside the fact that Mr. Trump is still, when considered alongside the fact, यानी कि इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखो, है ना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें, किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें? इस तथ्य को, कौन से तथ्य को? कि डोनाल्ड ट्रंप इज स्टीडली, स्टीडली मतलब लगातार, है ना, लूजिंग ग्राउंड,
लूज ग्राउंड का मतलब है अपनी पकड़ खोना, कि मिस्टर ट्रंप जो है लगातार अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं इन फेडरल, फेडरल का मतलब है संघ क्षेत्र, एंड रीजनल, रीजनल का मतलब है प्रांत, है ना, प्रांत क्षेत्र, इन रीजनल ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल्स का मतलब होता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वे चुनाव के पहले चुनाव के नतीजों के बारे में बताते हैं, है ना, उनको कहा जाता है ओपिनियन पोल्स, कि भाई वे बताते हैं ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये जो ओपिनियन पोल्स अमेरिका में हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हों चाहे संघ स्तर पे हों, उनमें ऐसा देखने को आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखें, है ना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें, है ना, व्हेन कंसीडर्ड अलोंगसाइड द फैक्ट, है ना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है दैट एरियाज ऑफ लीगल माइग्रेशन, कि ये जो लीगल माइग्रेशन का क्षेत्र है ना, कि भाई लीगल माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि भारत के जैसे कानूनी क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका अमेरिका में माइग्रेशन, है ना, इस क्षेत्र में अगर ये जो माइग्रेशन है ना उसके लिए कहा जा रहा है लीगल माइग्रेशन, इंक्लूडिंग स्किल्ड वर्कर्स, है ना, आप इनको भी शामिल कर लो। स्किल्ड वर्कर्स का मतलब है कुशल वर्कर्स, है ना, जो कि अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, किसके माध्यम से, वाया द H-1B वीज़ा प्रोग्राम के माध्यम से जो अमेरिका में कुशल वर्कर्स जो है जा रहे हैं, हैव बिकम पॉलिसी टारगेट्स फॉर द व्हाइट हाउस, ये अमेरिका के पॉलिसी का निशाना बन चुके हैं ना, कि भाई एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वे एक तरीके से लगातार अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं हर जगह। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका ने क्या किया है या व्हाइट हाउस ने क्या किया है, खास करके इन लोगों को निशाना बनाया। कौन को, ये जो लीगल माइग्रेशन का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को जो है अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिकम पॉलिसी टारगेट, है ना, ये अमेरिका के टारगेट बन चुके हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे देखते हैं कि इट वुड बी वाइज फॉर इंडियन आईटी फर्म्स, है ना, कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं भारत की, उनके लिए ये ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। इट वुड बी, ऐसा होगा, है ना, वाइज का मतलब है बुद्धिमत्तापूर्ण, कि भारतीय आईटी कंपनीज जो हैं उनके लिए ये ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा एंड अदर्स, है ना, कि भाई इंडियन आईटी कंपनीज हो गई, इसके अलावा अन्य कंपनीज होंगी जो कि चाह रही है, सीकिंग का मतलब है जो चाह रही हैं, टू सेंड देयर एम्प्लॉइज, कि भाई ऐसी भारतीय कंपनीज जो कि अपने कर्मचारियों को अमेरिका में भेजना चाह रही हैं, टू द यूएस, है ना, जो कि अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजना चाह रही हैं फॉर शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म वर्क, छोटी अवधि के दौरान काम करने के लिए, टू अज्यूम, वे कंपनियां इस बात को मान लें, वे कंपनीज इस बात को स्वीकार कर लें दैट रिगार्डलेस ऑफ हु विंस द इलेक्शन, कि भाई चाहे कोई भी चुनाव जीते, रिगार्डलेस मतलब इस बात को तो छोड़ो आप, चुनाव चाहे जो कुछ भी, चुनाव चाहे कोई भी जीते, चाहे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन भारतीय आईटी कंपनीज और अन्य कंपनीज जो कि अमेरिका में अपने वर्कर्स को भेजना चाह रही हैं, है ना, उनको जो है इस बात को मान लेना चाहिए कि इट विल बी अ लॉन्ग टाइम, अभी तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, इट विल बी अ लॉन्ग टाइम इफ एवर का प्रयोग करते हैं हम जब किसी बात पे जोर देना चाहते हैं ना, किसी बात पर हम इंफेसिस देना चाहते हैं ना, तब हम प्रयोग करते हैं इफ एवर का। इफ एवर का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एंड बिल्कुल एक्यूरेट, कि भारतीय कंपनीज जो कि अपने कर्मचारियों को अमेरिका में काम करने के लिए भेजना चाहती हैं, उनको ये मान लेना चाहिए कि अभी तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, बिफोर दे कैन होप, है ना, कि वे आशा कर सकती हैं टू रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, कि ये जो भारतीय कंपनीज हैं जो कि माइग्रेशन के माध्यम से अमेरिका में काम करती हैं, उनका काम दोबारा से जो है नॉर्मल हो सके ना, दोबारा से जो है उनका बिजनेस जो है रिटर्न हो सके, उनका बिजनेस जो है नॉर्मल लौट सके, है ना, एज यूजुअल मतलब जैसा पहले बिजनेस चल रहा था उनका, वैसा ही बिजनेस पहले की तरह अभी चल सके, अभी इसमें काफ़ी वक्त लगेगा।